गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 22 जनवरी से 28 जनवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स और यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे सही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलती है, वही फ्री में। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, पंजाब। जी हाँ, पंजाब सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। आप देखते हैं, फोटो है, आपको जानकारी दी इसके बारे में। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस शुभारंभ किया है। और स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा को फिर से जीवित करना और छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। तो आपके समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए कि जो पंजाब के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको फिर से ये स्टार्ट करेंगे और उनको क्या नाम है डेवलप करेंगे, जिससे कि वो उसमें अच्छी सी आपको बच्चों को एजुकेशन दी जाए आपके सरकारी स्कूलों के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में बताया गया है, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार 23 जिलों 117 सरकारी स्कूलों को 9वीं से 12वीं क्लास पर विशेष जोर देते हुए अपग्रेड करेगी। तो यहाँ पे मेन फोकस कौन सा होगा? यहाँ पे मेन फोकस होगा 9th to 12th क्लास के जो बच्चे होंगे ना, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि यही आगे आपका जानते हो कि 9th से आपका बोर्ड लग जाता है, तो इसलिए मेन पॉइंट हो, ये मेन सब्जेक्ट क्लासेज हो जाती हैं आपकी। 9 से लेकर 12 तक आपकी मेन क्लासेज हो जाती है, इसलिए जो पंजाब सरकार है इनका मेन फोकस इन्हीं पर रहेगा। मतलब आप समझिए हाई स्कूल और इंटर के बच्चों पर ज़्यादा फोकस करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और बता दें आपको कि पंजाब सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, एनसी यंग। जी हाँ, एनसी यंग ने जीता है इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। आप देखते हैं, फोटो है इनकी, और ये साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया की है ये, और ये इन्होंने जीता है ये आपका इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप सिंगल में। ठीक है, वुमेन्स सिंगल्स में। तो आपको बता दें, नई दिल्ली के डी जादव इंदौर स्टेडियम के अंदर ये आयोजित किया गया था इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें कोरियाई प्लेयर जो हैं, इनका नाम है एन सियोंग, ने ये जो खिताब जीत लिया है। आपको बता दें, सियोंग ने वर्ल्ड की नंबर 1 जापानीज प्लेयर, इनका नाम है, क्या नाम है आपका, अकाने यामागुची नाम है, इनको 15-21, 21-16 और 21-12 से हराकर इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। ठीक है, आपको आप जानकारी दे दें, ये पूरे टूर्नामेंट की जानकारी है, आप देख सकते हैं। आज जैसे मेन सिंगल्स में कौन जीता है, वुमेन सिंगल्स में कौन जीता है, मेंस डबल्स में कौन जीता है, वुमेन डबल्स में कौन जीता है, और मिक्स डबल्स होता है, तो इन सब में कौन जीता है, इन सभी की लिस्ट है और एक रनर अप की लिस्ट है। तो मैंने आपको पूरी लिस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों दे सकती है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, पुणे के अंदर। जी हाँ, पुणे के अंदर भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, आप इससे फोटो है इसकी बनते हुए, आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, महामेट्रो भी कहते हैं इसको, ने घोषणा की है कि मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त, जिसे हम CMRS कहते हैं, फरवरी में पुणे मेट्रो के एक खंड का निरीक्षण करेंगे और मार्च में मंजूरी मिलने की उम्मीद है ये आपको बनाने के लिए, क्या जो डीपेस्ट होगा। आपको बता दें, इस लाइन में भारत का सबसे गहरा भूमिगत स्टेशन है, तो अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, मतलब सबसे गहरा अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, जो कि सिविल कोड के पास में ही आपके। ठीक है, और ये पूरा कितनी होगी इसकी गहराई होगी 33.1 मीटर्स गहराई होगी इस पूरे आपकी अंडरग्राउंड स्टेशन की। ठीक है, मेट्रो स्टेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। AK-203 कलेशनिकोव असॉल्ट राइफल का उत्पादन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के अमेठी में
उत्तर प्रदेश के अमेठी जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है आपकी ये AK-203 जो राइफल है, आप देखते हैं फोटो है AK-203, ये रशिया की राइफल है। आप बता दें ये जॉइंट वेंचर के साथ बना रहे हैं, किसके, रशिया के साथ। ये रशियन AK-203 असॉल्ट राइफल है, ऑटोमेटिक, ये तीनों मोड में आती है आपकी, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और सिंगल फायर में, ये तीनों राउंड में आती है। और ये अब इसकी जो आपकी प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर शुरू हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड़ान महानिदेशालय, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरेट जनरल इन दी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं, ठीक है। तो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आपको बताना क्या है, डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, किसका, DGCA का। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, विक्रम देवदत्त। जी हाँ, विक्रम देवदत्त जी को बना दिया गया है DG ऑफ DGCA, ठीक है। तो इन्हें, ये आप देखते हैं फोटो है किसका, विक्रम देवदत्त जी का, इनको बना दिया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ DGCA। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 21। जी हाँ, 21 जो आपके हमारे परमवीर चक्र विनर हैं, जो हमारे देश के सेकंड सैनिक हैं, उनके नाम पे रखा गया है। आप जैसे देखते हैं फोटो है, जैसे शैतान सिंह द्वीप हो गया, योगिंदर द्वीप हो गया, जादूनाथ द्वीप हो गया, होशियार द्वीप हो गया, बाना द्वीप हो गया, करम सिंह द्वीप हो गया, मनोज पांडे द्वीप हो गया, खेतपाल। आप टोटल देखेंगे, काउंट करेंगे तो टोटल कितने 21 द्वीप हैं ये पूरे। तो सरकार ने अभी जितने भी हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, उन सभी के नाम पे इन द्वीपों के नाम रख दिए हैं अंडमान एंड निकोबार के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरेदेव मैदान किस राज्य में स्थित है, तो चरेदेव मैदान आपका स्थित है कहाँ पे, असम के अंदर। जी हाँ, असम के अंदर स्थित है आपका चरेदेव मैदान, जो आप देखते हैं फोटो है उसका, ठीक है। आपको इसकी जानकारी दे दें तो आपको बता दें, चराईदेव मैदान का नामांकन ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो गया है जब देश में चलित बोरफुकन की 400वीं जयंती मना रहा है, ठीक है। तो हम क्या 400 सेंचुरी मना रहे हैं किसकी, लचित बोरफुकन की, ठीक है। और आपको बता दें, चराईदेव मैदान असम में ताई अहोम समुदाय की देर से मध्ययुग, मतलब आपके समझिए कि मिडिल लेवल टाइम, 13 से 19वीं शताब्दी के बीच की बात हो रही है। यहाँ पे टीले की दफन परंपरा पर प्रतिनिष्ठ है। मतलब इसमें क्या होता था कि 13 से लेकर आपकी 19वीं सदी तक जो लोगों को दफन किया जाता था उसके लिए टीला बना दिया जाता था, ठीक है। आप देखते हैं फोटो लगा रखा मैंने, आप फोटो देखते हैं, ये किसी को इसके अंदर मतलब गाड़ दिया गया है, रख दिया गया है, तो इसके लिए इसका टीला बना दिया जाता था। पहले किसी को दफन करते थे, जैसे कोई मर जाता था तो उसकी याद में टीला बना दिया जाता था, उसी की याद में ये पूरी ये सेंचुरी यहाँ पे है, ठीक है। और आपको जानकारी दें इसके बारे में, इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। INS वगीर को भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया है, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, मुंबई के अंदर। जी हाँ, मुंबई के अंदर भारतीय नेवी की जो INS वगीर है उसको मुंबई से कमीशन कर लिया गया है इंडियन नेवी के अंदर। आप देखते हैं फोटो है INS वगीर का। आपको बता दें INS वगीर है ये 5th कैवलरी क्लास सबमरीन है, ठीक है। ये 5 टोटल, और कहाँ पे हुई, मजगौन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई के अंदर है, वहाँ पे बनाई गई है। और किसके प्रोजेक्ट 75 के अंदर है। तो आपको बता दें टोटल प्रोजेक्ट 75 के अंदर टोटल 5 सबमरीन बनानी थी, उसमें 5 ही सबमरीन कौन सी है, INS वगीर है आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सैन्य बल उप्स अलर्ट अभ्यास कर रहा है, तो सही आंसर आपका है इसमें ऑप्शन डी, BSF। जी हाँ, BSF आपकी है, जिसे हम कहते हैं बॉडी सिक्योरिटी फोर्स, वो कर रही है आपकी उप्स अलर्ट, ठीक है। तो आपको बता दें ये उप्स अलर्ट जो है ना, वो पूरा आपका इंटरनेशनल बॉर्डर पर किया जा रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कहाँ पे, पाकिस्तान बॉर्डर, जो पाकिस्तान बॉर्डर लगता है हमारा कच्छ के एरिया के पास, उसमें गुजरात का कच्छ का एरिया है वहाँ पे, और साथ ही में राजस्थान के बारमर जगह जो है वहाँ, उन एरिया में क्या है अपना जो BSF है, क्योंकि वो पूरा एरिया कौन कवर करता है, ये आपका जो इंडिया का मैप होता है, इंडिया के मैप का जो आपके समझ लीजिए कि वेस्टर्न पार्ट जो होता है वो BSF द्वारा कवर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सिक्योरिटी फोर्स कौन सी लगती है, BSF लगती है यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में। वहीं आपका देखा नॉर्दर्न पार्ट में आप देखा जाएगा तो नॉर्दर्न पार्ट में आपकी ITBP लगती है, ठीक है। ITBP आपकी नॉर्दर्न पार्ट, जैसे कहाँ पे आपका जो समझ लीजिए उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और आपका ये सिक्किम विक्किम जो है ना, ये पूरा इस एरिया में कौन लगती है, ITBP लगती है। BSF आपकी यहाँ लगती है, और साथ में इधर भी लगती है आपकी जो वेस्ट बंगाल में, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे यहाँ पे
ठीक है। तो जो बीएसएफ है इन्होंने के अंदर एक उप्स अलर्ट एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत ये क्या करेंगे कि जो गुजरात का कच्छ एरिया है और राजस्थान का बारमर जगह है, यहाँ पे क्या है सिक्योरिटी जो है पेट्रोलिंग जो है वो इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी डीएनसी, मतलब कौन सा, एलएफएस और ओएसडीएमए दोनों को सम्मानित किया गया है। किससे? सुभाष चंद्र बोस आपदा आपदा प्रबंधन पुरस्कार से। ठीक है, तो आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो आपको बता दें कि वर्ष 2023 के लिए संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हम कहते हैं OSDMA, यहाँ पर इंग्लिश में कह दे तो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो है आपकी कौन सी लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम के अंदर है, जिसे हम शॉर्ट में LFS कहते हैं। ठीक है, इसको सम्मानित किया गया है किससे? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से। ठीक है, किसके अंदर? डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर मौका है ऑप्शन सी 2025 तक। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश जो है उसने 2025 तक अपने आप को कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी, मतलब ग्रीन एनर्जी में चेंज करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो अब पूरा क्या है 2025 तक ये क्या है पूरी ग्रीन एनर्जी पे आपका पूरा स्टेट वर्क करेगा, मतलब पूरे राज्य की जो बिजली खपत जो होगी वो कहाँ से पूरी होगी? ग्रीन एनर्जी से होगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें, हिमाचल प्रदेश सरकार 2025 तक आपका जो हाइड्रोजन और सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, उससे आपकी क्या है पूरी आपको क्या नाम है तैयार कर देगा, जिससे कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रीन प्रोडक्ट्स बने। आपकी जितनी भी लाइट प्रोडक्ट होगी, या समझ लीजिए आपकी जो भी लाइट जनरेट होगी पूरा राज्य के अंदर, वो सारी ग्रीन एनर्जी के थ्रू जनरेट होगी। 2025 तक इनने ये टारगेट रखा कि हम 2025 तक हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, आपको बता दें राज्य को देश में एक पावर स्टेटस के रूप में पेश किया जाता है, और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह, यहाँ पे रखिएगा मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? वो हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू, ये इनके मुख्यमंत्री हैं के नेतृत्व में राज्य सरकार की विशाल ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने, विकसित करने और उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोशिश किया कि हम जो अपने स्टेट है हिमाचल प्रदेश को क्या एक पावर स्टेट बना देंगे, जहाँ पे क्या है अपने पास खुद के पास इतनी पावर होगी कि इसे किसी और राज्य से बिजली का आप खरीदनी नहीं पड़ेगी, या कहते हैं किसी भी प्लांट से इसे बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी, अपने स्टेट के अंदर ही इतनी ज़्यादा बिजली ये उत्पादन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ULPN किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी लद्दाख के अंदर। जी हाँ, लद्दाख के अंदर आपका ULPIN शुरू किया गया है। आपका एक ये ULPIN क्या होता है? ULPIN एक तरह से 14 डिजिट्स का कोड होता है, यूनिक कोड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका जो लैंड होता है, एक जैसे कोई जगह है, अब जैसे मान लो ये लद्दाख है, ये लद्दाख जगह है पूरी आप, ठीक है लद्दाख है, लद्दाख कोई जगह है आपका, ये हिस्सा है, तो इस हिस्से को एक 14 डिजिट्स का ये पिन दे दिया जाएगा। ठीक है, यूनिक पिन दे दिया जाएगा। कौन सा पिन दे दिया जाएगा? ULPIN पिन दे दिया जाएगा, जिससे कि उसको पहचानना आसान हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपका जो जगह होगी उस पर उसकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी, जिस कभी भी आप जैसे ही वो नंबर डालेंगे तो वो आपको तुरंत वो जगह दिखा देगा। ठीक है, तो ये एक आपका क्या होता है? ULPIN होता है। ठीक, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें तो आपको बता दें कि जो उपराज्यपाल हैं RK माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में क्या कहते हैं ULPIN फॉर्म क्या होगी? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ULPIN कहते हैं इसको क्या नाम है दोनों जगह इनिशिएट कर दिया। कहाँ पे? कारगिल और लेह के अंदर, मतलब आपका जो लद्दाख में जगह है ना कारगिल और लेह, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने ULPIN इनिशिएट कर दिया, लागू कर दिया है। इससे क्या होगा आपका, जो मैंने बताया था, जो एरिया होता है, जो कोई भी ज़मीन है आपकी, ठीक है, उस ज़मीन को एक यूनिक कोड मिल जाता है, जिससे कि आपको उसे ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ आपको यहाँ बता रखा है, जैसे आपको 14 अंकों का ULPIN भूमि अभिलेख से डिजिटीकरण के मदद में करेगा, और एक निर्णय भूमि शीर्षक
तक भी पहुंचाएगा। मतलब ये एक डिजिटल रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड हो जाएगा एक तरह से। तो आपका जितना भी लैंड होगा उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा, किसके थ्रू? ULPIN, मतलब यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको और बता दें कि भूमि राजस्व रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं क्या, आपका जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका ULPN एक गेम चेंजर साबित होगा। इनके जो नेक्स्ट है वो कैसे? स्वामित्वा। ठीक है, स्वामित्वा में अलग एक गेम चेंजर साबित होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जितने भी जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो आपके डिजिटाइज और कंप्यूटराइज हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको फोटो जैसे यहाँ पर समझा रखा है, जैसे यहाँ पे देखा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जगह है, जैसे उत्तर प्रदेश की जगह मान ले रही है, उत्तर प्रदेश में जगह हो गई, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक 14 डिजिट का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा फॉर एवरी लैंड, मतलब पूरे राज्य के अंदर। आप जैसे ये आपका लद्दाख हो गया, तो लद्दाख में ये जगह हो जाएगी, यहाँ पे इसको किसी को एक ULPIN कोड दिया जाएगा। तो इसका ये क्या है, एक यूनिक कोड हो गया इस लैंड का पूरा। तो इसे आपको ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 11 बच्चे। जी हाँ, 11 बच्चों को आपको इस साल 2023 में नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के भारत में रहने वाले बच्चों को मान्यता के रूप में दिया जाता है। ठीक है, बच्चों के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आयोजित करने का कार्य सौंपा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये कौन सी मिनिस्ट्री से संभालती है? तो ये मिनिस्ट्री संभालती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री इसको संभालती है, आपका जो भी ये अवार्ड दिए जाते हैं, कौन से? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, इसका पूरा जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है, और आपको बता दें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक और नगद रुपए दिया जाता है। कितने? 1 लाख रुपए नगद रुपए और एक प्रमाण दिया जाता है। ठीक, ये मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको। और बता दें आपको, ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को मान्यता देना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सरकार के प्रयासों को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सारस मेला 2023 की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर आपका जो सारस मेला होगा उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, आपको ये आप सकते हैं, फोटो है इसका ही। और आपको जानकारी दें, जम्मू कश्मीर सरकार 4 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक अपना पहला सारस मेला 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। ठीक है, सारस मेला 2023 में देश भर के कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा और भोजन का प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। मतलब इस पूरे मेले में क्या होगा, जो कारीगर हैं, आप कहिए, या फिर महिलाएं हैं, जो कारीगर महिलाएं हैं, वो अपने जो हैंडक्राफ्ट वर्क हैं, जो अपने क्या नाम है, जैसे उनकी जो स्पेशल डिश होगी, जैसे क्राफ्ट वर्क हो गया, हैंडीक्राफ्ट वर्क हो गया, हैंडलूम्स हो गए, जो खाना बनाना होता है, इन सभी को वो उस मेले में वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे या दिखाएंगे। ठीक है, मेले को आयोजित जम्मू कश्मीर के बाग-ए-बहु जगह नाम है, कौन सा? बाग-ए-बहु के अंदर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायनाड किस राज्य में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए केरल। जी हाँ, केरल वो जगह है जहाँ पे जो वायनाड है, केरल के अंदर वायनाड जगह आप देखते हैं, ये केरल है पूरा आपका, ये स्टेट कौन सा है? पूरा केरल स्टेट है, और यहाँ पे जगह है वायनाड। ये पूरा मैप है वायनाड का। इसमें जो आपके जितने भी आपके क्या नाम है ट्राइबल्स लोग रहते हैं, उन सभी को क्या है, ये आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके उनकी दस्तावेज जो होते हैं, बुनियादी दस्तावेज होते हैं, वो या कहते हैं, या ये समझो मूल निवास जिसे हम कहते हैं, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं ये सभी लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, केरल का वायनाड सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, बुनियादी दस्तावेजों के अलावा अन्य सेवाएं जैसे आय प्रमाण पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और नई पेंशन के लिए आवेदन भी शिविरों में प्रदान किए जाते हैं।
तो क्या है, यहाँ पे कैंप्स लगा दिए गए हैं और वहाँ पे आपको जो आपके आदिवासी लोग हैं या ट्राइबल्स लोग हैं उन सभी को क्या है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्शन आईडी, जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, ओनरशिप सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा रही है कौन, वनाड के जिले के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में जैविक खेती के विस्तार में क्या स्थान है? तो आपको बताना है भारत का इसमें कौन सा स्थान है। तो सेंसस में आपका है ऑप्शन सी, थर्ड। जी हाँ, 2020 के उसमें ये जो रिपोर्ट आई उसमें जो है भारत का थर्ड पोजीशन रही है जैविक जैविक आपकी, जैसे कि कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपकी। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें, जो जैविक फार्मिंग है उसमें 2020 में टोटल कितने एरिया में हुई है, वो हुई है 3 मिलियन हेक्टेयर में हुई है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसका था, अर्जेंटीना का था, इससे नंबर 1 पोजीशन मिली है। सेकंड नंबर मिला है उरुग्वे को। ठीक है, और थर्ड नंबर कौन रहा है, थर्ड नंबर पे भारत रहा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तौराग्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संयुक्त में आपका है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका तौराग्य फेस्टिवल या महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको जानकारी दें, अरुणाचल प्रदेश में मनोपा समुदाय जो है वो मनोपा समुदाय का 3 दिवसीय पारंपरिक तौराग्य महोत्सव 22 जनवरी को आयोजित किया गया था। ये आपका तवांग मठ के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण शाना चाम है। ठीक है, और जो चोग्याल याप और यम तस्सा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए भिक्षुकों द्वारा किए जाने वाला अनुष्ठान नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या डांस करते हैं, आप देखते हैं फोटो आप दिखा रहे हैं, ये लोग क्या है यहाँ पे डांस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि टाटा के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है। तो सिंहासन आपका है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ शर्मा। जी हाँ, फोटो देखते हैं इनका, ये है सिद्धार्थ शर्मा, इनको अपॉइंट कर दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा ट्रस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 6 लोगों को। जी हाँ, 6 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। ठीक है, पद्म विभूषण से 6 लोगों को सम्मानित किया गया है 2022 22 में 23 मान लीजिए आप, यहाँ पे 22 गलत लिखा हुआ है, 23 मान लीजिए। ठीक है, 22 यहाँ गलत लिखा हुआ है, 23 कर लीजिए इसको। तो 6 लोगों को किया गया है 2023 के लिए, 22 तो निकल गया ना, पिछले साल हो गया, 23 के लिए किया गया है। तो ये आपके 6 लोगों को पद्म विभूषण के लिए आप कह सकते हैं, ये रहा पद्म विभूषण। ठीक है, आपको जानकारी दे दें तो भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2023 विजेताओं की सूची घोषणा कर दी है। ठीक है, पद्म पुरस्कार वेबसाइट के अनुसार, जो उनकी वेबसाइट है उनके साथ बताया जाता है, पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो गतिविधियों या विषयों इसके सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देने की मांग करता है, जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है। ठीक है, आपको बता दें ये कहाँ दिया जाता है, तो ये जो पुरस्कार है वो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा दिया जाता है, और कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन के अंदर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो 106 पद्म अवार्ड्स बांटेंगे। ठीक है, 106 पद्म अवार्ड्स बांटेंगे। इसमें आपके क्या होंगे, पद्म अवार्ड्स में 6 पद्म विभूषण होंगे, 9 पद्म भूषण होंगे, और 91 क्या होंगे, आपके पद्मश्री होंगे। ठीक, तो आप याद रखिएगा, पद्म भूषण सबसे बड़ा होता है, पद्म विभूषण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, पद्म भूषण सेकंड नंबर पे होता है, थर्ड नंबर पे आपके क्या आता है, पद्मश्री आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक, जिसे मतलब जनरल मैनेजर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, नरेश लालवानी। जी हाँ, नरेश लालवानी जी ने, आप देखते हैं फोटो है, इनने पदभार संभाल लिया, एज अ जनरल मैनेजर संभाल लिया है पदभार, कहाँ पे, सेंट्रल रेलवे का। तो सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर कौन बन गए हैं, नरेश लालवानी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य में एक स्वैलोटेव तितली देखी गई है? तो आपको बताना है कि भारत में किस राज्य के अंदर पहली बार स्वेलोटेल तितली देखी गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी,
अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये तितली देखिए, आप देखते हैं फोटो, ये एक बहुत ही प्राचीन या रेयर कह सकते हो एक बटरफ्लाई है जो अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है पहली बार। इससे पहले ये यहाँ नहीं मिलती। आपको कहाँ मिलेंगी ये तितली? यह तितली आपको म्यांमार, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये इन जगहों मिलती इन जगहों पे मिलती है, पर भारत के अंदर नहीं मिलती। पर इस बार क्या है, ये पहली बार देखी गई है तितली भारत के अंदर। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सिंह आपका है ऑप्शन ए यूविन। जी हाँ, यूविन आपका जो है ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ये एक तरह से डिजिटल रिकॉर्ड होगा जहाँ पे आपके जितने भी जो महिलाएं हैं, आपकी वुमेन्स हैं, ठीक है, वुमेन्स हैं, और जो चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रंस हैं, इन सभी का क्या है, पूरा जितने लोगों को वैक्सीन लगी, बच्चों और महिलाओं को, इन सभी का डेटा रखा जाएगा। ठीक है, बच्चों और महिलाओं का डेटा रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दो बच्चों का जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे कैसे हो गया, मान चलो कि आप 18 साल से कम के वाले जो हैं उनको जो टीका लगाया जा रहा है, और महिलाओं को जो टीका लगाया जा रहा है, उन सभी का जो रिकॉर्ड है वो इस आपका क्या नाम है, डिजिटल रिकॉर्ड में रखा जाएगा। क्या नाम है इसका? यूविन नाम है इसका। ठीक है, इसके अंदर रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, प्रभा आत्रे। जी हाँ, प्रभा आत्रे जी को सम्मानित किया गया है। किससे? लाइफ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। आप देखते हैं ये फोटो है, ये कौन है? आपकी डॉक्टर प्रभा आत्रे जी, ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको जानकारी दे दें कि हिंदुस्तानी गायिका पद्म विभूषण, इन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। डॉक्टर प्रभा आत्रे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, जो शिंदे जी हैं, डॉक्टर शिंदे हैं, ये कार्यक्रम में, जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, एक कार्यक्रम में डॉक्टर आत्रे को एक, आपको कहते हैं क्या, प्रतिष्ठीय सिटीशन जो होता है उसे वो दिया है। साथ में 1 लाख रुपए भेंट और क्या नाम दिया है इसमें। और इन्हीं की जो इस दौरान क्या है, 90th वर्थ जो है बर्थडे मना रही थी। कौन? डॉक्टर आत्रे। इन्हीं को चिन्हित करे हुए 90 बांसुरी वादकों की सिम्फनी का प्रदर्शन किया गया था इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र किस नहर पर भारतीय उद्योगों को एक विशेष क्षेत्र आवंटित करने पर विचार कर रहा है? मतलब ऑन विच कैनाल इज इजिप्ट कंसीडरिंग अलॉटिंग अ स्पेशल एरिया टू इंडियन इंडस्ट्री? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, स्वेज कनाल। जी हाँ, स्वेज कनाल पे जो आपके जानते हो स्वेज कनाल है पूरी, उसका एक एरिया है, वो स्पेशल एरिया अलॉट कर दिया है किसके लिए? इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए। मतलब जो खाली वो एरिया क्या है, वो इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा ये प्रोग्राम बनाया गया है। आपको अभी बताऊंगा कि स्वेज कनाल कहाँ पे है। आप देखते हैं ये फोटो है, ये हमारे इस बार के जो स्विफ्ट के इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये इस बार के हमारे जो 26 जनवरी परेड थी उसके चीफ गेस्ट भी थे। तो ये उसके राष्ट्रपति हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री हैं। चलिए आपको जानकारी दें इसमें। तो जो मिस्र के स्वेज नहर जो है, कौन सा? मिस्र की स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं क्या, स्वेज कनाल इकोनॉमिकल जोन जिसे कहते हैं, उसमें भारतीय उद्योगों को एक विशेष क्षेत्र आवंटित करने पर विचार कर रहा है। कौन? इजिप्ट। और भारतीय पक्ष के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। मतलब ये कि मास्टर प्लान है कैसे? क्योंकि अगर आपको एक स्वेज कनाल पे एक स्पेशल जगह मिल जाए पूरी ऑपरेट करने के लिए, तो समझिए हमको कितना फ़ायदा होगा, हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि कंपनी हमारी वहाँ अपना काम करेगी, वहाँ से रेवेन्यू कमाएगी, और रेवेन्यू कमाई कहाँ से लाएगी तो भारत के अंदर ही, है ना। तो वहीं आपको बता दें, स्वेज नहर मिस्र में स्वेज के भूसंधि के उत्तर दक्षिण की ओर भूमध्य सागर और लाल सागर, जिसे क्या हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेडिटेरियन सी और रेड सी कहते हैं, इसके बीच में ये आपका पड़ता है। ठीक है, और आपको मैप में दिखाऊंगा अभी आगे चल के, आपको ये देख सकते हैं, ये आप देखते हैं ये एरिया, ये आपका ये क्या है, इजिप्ट है, और यहीं पे आपका ये क्या, स्वेज कनाल है। आप देखते हैं ये आपका, यहाँ से बड़े मैप में देखेंगे ये क्या, पूरा एक स्वेज कनाल है। ठीक है, इतनी बड़ी स्वेज कनाल, ये आर्टिफिशियल कैसे, ये एक ह्यूमन मेड पूरी कनाल है। ये एक तरह से मानिए कि मानवों द्वारा बनाई गई कनाल है, रास्ता है, जो यहाँ से क्या शिपें गुजरती हैं। ये
मेडिटेरियन सी और गल्फ ऑफ सुएज जो है इसको जोड़ता है आपस में, या रेड सी कहते हैं, इन सबको जोड़ता है इन दोनों को आपस में, ठीक है। ये कौन, सुएज कनाल जोड़ता है। इसी का मतलब एक हिस्सा जो पार्ट होगा, या समझ लो ये हिस्सा हो गया, यहाँ पर कोई भी एक हिस्सा जो होगा आपका इजिप्ट जो है वो इंडियन इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, बस इतने हिस्से पे कौन होगा, सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज ही काम करेंगी, कैसे कर देगी। तो इससे क्या होगा, भारत को बहुत फायदा होगा, हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो यहाँ जाएंगी, यहाँ पे वो अलग से एक रेवेन्यू कमाएंगी और रेवेन्यू कमा के कहाँ भारत में वापस लेके आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स की कितने, राष्ट्रपति जो है हमारे देश के मुर्मू जी, उन्होंने हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए मंजूरी दे दी है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 412। जी हाँ, 412 गैलेंट्री अवार्ड्स की मंजूरी दे दी है हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। इसमें कौन कौन से होते हैं, उसमें आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र होते हैं, ठीक है। ये सब आपके गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर आते हैं। तो आपको जानकारी दे दें तो इसमें बता दें, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, जिसे हम क्या कहते हैं आपकी जो डिफेंस डेकोरेशन या आर्म पर्सनल फोर्स के कर्मियों और अन्य को 412 वीरता पुरस्कार और अन्य रक्षा अलंकरणों, मतलब आर्म फोर्सेस पर्सनल जो या डिफेंस डेकोरेशन जो होता है उसकी मंजूरी दे दी है। इसमें आपको बता दें 4 कीर्ति चक्र हैं, इंक्लूडिंग 4, मतलब 4 मरणोपरांत, मतलब इसमें जो 6 कीर्ति चक्र मिले हैं उसमें 4 जो लोग जो हैं वो क्या है, मरणोपरांत होने मिले हैं, मतलब उनकी क्या डेथ हो गई, उसके बाद उनको दिया जा रहा है। ऐसे इसमें 15 सूर्य चक्रस हैं, ठीक है, उसमें 2 क्या है, 2 लोगों को मरणोपरांत वो मिलेगा अवार्ड। और वहीं एक आपका सेना मेडल है, 92 सेना मेडल्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है। और एक आपका क्या है, 9 सेना मेडल है, इसमें 7 वायुसेना मेडल है और 29 क्या है, परम विशिष्ट सेवा मेडल है, ठीक है। ये आपके मेडल्स हैं, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल पूछ लेगा आपसे कि आपके कितने पुरस्कार के लिए मंजूरी दी है, या आपसे पूछ लेगा कि कितने लोगों को कीर्ति चक्र मिला है, ठीक है। तो आपको बताना है 6 लोगों को। वहीं आपको पूछ लिया शौर्य चक्र कितने लोगों को मिला है, तो 15 लोगों को। सेना मेडल कितने को मिला है, तो 92 लोगों को मिला है। वहीं आपको पूछा जाए कि आपको वायुसेना मेडल कितना मिला, 7 लोगों को मिला है। और नौसेना का कितने कितने एक को मिला है, ठीक है। और 29 लोगों को क्या मिला है, परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है 29 लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। जी हाँ, अहमदाबाद के अंदर आपका 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस स्टार्ट शुरू हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन अब आपका है कि कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, आर कौशिक एंड आर श्रीधर। जी हाँ, आर कौशिक और आर श्रीधर ने ये बुक लिखी है, क्या नाम है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑथर एंड बुक से, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा आप। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। जय हिंद।